अगर किसी कंपनी में जाऊंगा एज ए कोडर तो उस कंपनी का क्या बनेगा। ठीक है। माजरत के साथ ये हमारे यहाँ जो सेठ मेंटालिटी है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा एक इशू है कि वो एक बिलबोर्ड ले लेंगे 2 मिलियन का, बट जब आप उसको बताओगे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको 2 मिलियन लगाना है तो हिल बी रिलक्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट आपको यही समझेगा कि आप उसकी जेब काटने के लिए आए। ठीक है। ये ट्रेनिंग वाला जो एक्सपीरियंस है आपका, इसको आप कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि आजकल तो ट्रेनिंग एक गाली बनी हुई है। कि जो है 2 हैक्स जो है इस पूरे जर्नी में पता चले। जो पहला हैक था वो था हार्ड वर्क और दूसरा जो था वो भी था हार्ड वर्क। ठीक है। क्लाइंट को छुरी ना फिरे, क्लाइंट को बस उसको आप वो अंडे वाला सिस्टम चलाएं, काटने वाला प्रोग्राम ना बनाएं। आपकी जो ट्रेडिशनल लर्निंग के मेथड्स थे वो भी एआई बेस्ड हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। Assalamualaikum Khawathin Ufraad, welcome back to another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have invited a very special guest in the podcast. ये मेरे मुर्शिदों की तरह भी है, मेरे उस्ताद भी हैं। ई कॉमर्स में पाकिस्तान में जब मैं वापस आया दुबई से, तो मुझे ई कॉमर्स की डोमेन में वापस लाने वाले भी यही हैं। इंडस्ट्री के अंदर 16-17 साल से सर्व कर रहे हैं, पायनियर्स में से हैं। इनका नाम है अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। जी वालेकुम सलाम जी। वहाब भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि एक मज़ेदार सी बड़ी फ्रूटफुल सी डिस्कशन हो, जो कि आप लोग काफ़ी अरसे से लोकल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 2 डेकेड का, ये हमारे व्यूअर्स तक भी पहुँचे। जी ज़रूर। अच्छा वहाब भी, मेरी पॉडकास्ट का जनरली जो फॉर्मेट होता है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपकी इनिशियल लाइफ में, तो आपसे भी मैं वही आगाज़ करूँगा। आई वुड लाइक टू नो कि कहाँ पे आप पैदा हुए, इनिशियल आपकी एजुकेशन कहाँ पे रही? जी मुनीर, पैदाइश तो मेरी तो लाहौर की है, मगर मेरी इनिशियल एजुकेशन बल्कि थ्रू आउट मेरी तमाम एजुकेशन जो है टिल ए लेवल्स वो भावलपुर में हुई। सादी पब्लिक स्कूल भावलपुर। आई वाज लकी इनफ टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रेट इंस्टीट्यूट। और आफ्टर डूइंग माई ए लेवल्स फ्रॉम देयर आई मूव टू लाहौर। यहाँ पे मैंने फास्ट से कंप्यूटर साइंसेस किया। देन सिंस किस साल में हुआ कंप्यूटर साइंस? 2006 में जी, 2006 में। एंड सिंस देन आई हैव बीन इनटू दिस ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग थिंग। अच्छा, आपका कंप्यूटर साइंसेस में आपकी ग्रेजुएशन हुई, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू कम्प्लीटली एसईओ फील्ड और डिजिटल मार्केटिंग? आपकी जितने भी, मैं आपके कुछ दोस्तों को भी जानता हूँ जो कि आज बड़े लेवल के ऊपर जो है इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, वाई यू हैव नॉट सेलेक्टेड द कोडिंग वाली साइड या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली साइड? क्या इसकी रीज़न थी? जी इसमें सबसे बड़ी एक रीज़न ये थी कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। ठीक है। और जब मैं अपना आखिरी एग्ज़ाम दे रहा था डिग्री का, तो उस टाइम भी मेरे ज़हन में था कि मैं अगर किसी कंपनी में जाऊंगा एज ए कोडर तो उस कंपनी का क्या बनेगा। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं की कोडिंग आपने? नहीं। अच्छा जी। नहीं की। ठीक है। तो इत्तेफाक से मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ योर लाइफ। बेशक। जब मैंने वो डिग्री ख़त्म की और ये सोच में था कि यार मैं किस कंपनी में जाऊँगा, मुझे अपनी फ़िक्र कम थी, उनकी फ़िक्र ज़्यादा थी। तो अल्टीमेटली मुझे एक न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आता है, अखबार, तो उसमें लिखा हुआ था कि जी हमें फास्ट नर्स लम्स GI के ग्रेजुएट्स चाहिए, PC में वॉक इन इंटरव्यू है। हम वो अपना इंटरव्यू देने के लिए मैं चला गया। तो जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो तकरीबन 700-800 लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। PC वालों को खुद समझिए PC में इंटरव्यू थे। आधे लोग तो सैर करने आए हुए थे, आधे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जिन लोगों ने इंटरव्यू कॉल की थी उनका ख्याल था कि 20-25 लोग आएंगे, मगर उन्होंने फिर वहाँ पे हॉल बुक कराया, गालबन शालीमार हॉल था या कोई और। तो उन्होंने 6-7 टेस्ट लगा दिए और पहला टेस्ट बिल्कुल दरवाजे के साथ था, तो वहीं से ही लोगों से क्वेश्चन पूछ के बाहर निकालते जा रहे थे। मैंने भी किससे पूछा कि क्या पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ CEO। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर अगले से मैंने पूछा तो उसने कहा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ SEO। फिर मैंने कहा अच्छा यार ये चीज़ तो मुझे नहीं पता। PC में उधर बिजनेस सेंटर में गया, मैंने कहा जी मैंने इंटरनेट यूज़ करना है। मैंने थोड़ा ब्राउजिंग की कि व्हाट इज़ SEO, और 15-20 मिनट ब्राउजिंग करके चीज़ें पढ़ के मैं आ गया। मेरी बारी आ गई थोड़ी देर बाद, उसने पूछा व्हाट इज़ SEO, मैंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बंदा मेरी शक्ल देख रहा था कि सुबह से किसी बंदे ने से जवाब दिया। इस तरह करते 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 मैं
एंड वाले बूथ पे गया, वहाँ पे CEO बैठा हुआ था। जी क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ा? उसको बताया कि फास्ट की ग्रेजुएट हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी, आप सेमी हायर्ड हैं, अच्छा, सही हम है। आपको एक असाइनमेंट देंगे हम्म। 20 क्वेश्चंस की, आपने 500 वर्ड का उनका पढ़ के उसके बारे में लिखना है। दैट वाज प्योरली अबाउट SEO थिंग क्वेश्चंस। सही। फिर हम घर आ गए, असाइनमेंट की, लिखा। उन्होंने कहा जी कॉपी पेस्ट करेंगे हम, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से जो है पकड़ लेंगे। हम्म। और जब मैंने सबमिट की तो वहाँ से मेरी पहली जॉब स्टार्ट हुई। सही। उसके बाद दिल करता था कोडिंग कभी कभी करने को, अच्छा, करते भी थे। बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, मैं इससे ये पूछना चाहूँगा कि सिंस यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट और पीछे भी आपका जो है एक अच्छे स्कूल से एजुकेशन थी, तो घर वालों का भी एक थोड़ा सा होता है कि दे इंटरवीन कि भाई क्या चल रहा है। एक ऐसी डोमेन जिसका मेरे जहाँ तक नॉलेज के मुताबिक 2006 में को बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। जी तो क्या आपकी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आई कि भाई एक फास्ट का पढ़ा हुआ बच्चा, जाओ जाके कोडिंग शूडिंग करो, कोई अपनी जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जाओ, आप SEO की तरफ कहाँ आ गए? नहीं, इस किस्म का मुझे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं था, क्योंकि जब मैंने डिग्री कर ली तो डेफिनेटली दे वर लुकिंग आफ्टर के जॉब मिली या नहीं मिली। सही। ठीक है, तो जॉब तो मिल गई थी, तो इसलिए दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग कि व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट वाज नॉट द प्रेशर। सही हो गया। तो उसके बाद आपने फिर आगे मूव किया, इस जॉब में कितनी देर कंटिन्यू किया आपने? अच्छा जी, ये जॉब तकरीबन 3-4 महीने जॉब हमने की। ये लोग फैसलाबाद से बिलोंग करते थे। 3-4 महीने के बाद कहा जी आप हमारे फैसलाबाद हेड ऑफिस मूव हो जाएं। यहाँ पे मेरा ख्याल मैंने ज़िंदगी का एक अच्छा डिसीजन मेक किया और मैं फैसलाबाद मूव नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल था कि लाहौर की मार्केट हमेशा टेक्नोलॉजी में बाकी शहरों की निस्बत, एटलीस्ट पंजाब के या बाकी पाकिस्तान के शहरों की निस्बत हमेशा एडवांस में रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ टाइम के लिए जॉबलेस होना पड़ा तो मैं हो जाऊंगा, बट आई विल स्टे इन लाहौर। ठीक हो गया। तो मैं वहाँ पे मूव नहीं किया। फिर तकरीबन अगले 1-1.5 माह के अंदर ही आई गॉट अनदर जॉब। सही। बट यू रिमेन विद इन द सेम डोमेन SEO की। जी एग्जैक्टली, आई रिमेन इन द सेम जॉब इन SEO की। मुझे जब SEO में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मैंने SEO कर रहा था तो मुझे एक एडिशनल बेनिफिट ये था कि जब वेब डेवलपमेंट या कोडिंग की बात आती थी तो प्रायर नॉलेज तो था ही था, सही। तो वहाँ पे मैं डेवलपर्स के साथ अच्छी डिस्कशन कर लेता था। हम्म। और जब SEO करनी थी वो तो करनी ही होती थी, तो इसलिए आई ऑलवेज गॉट एन एज और इन ये दैट अपने थिंग। आप में बहुत बड़ी डोमेन है, तो आप प्रिसाइजली ऑन पेज ऑफ पेज दोनों को देख रहे थे या किसी एक के अंदर पहले आपने अपनी मास्टरी की और फिर देन यू गेट इनटू अदर वन? जी, उस टाइम तो कोई बंदा या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस टाइप का मुझे मिला ही नहीं। सही। और सेल्फ लर्निंग की, ऑन पेज सीखा, ऑफ पेज सीखा। उससे पहले कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है। हम्म। फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि जब हम एफर्ट पुट कर रहे हैं, उसको उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। फिर गूगल एनालिटिक्स का पता चला कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैफिक के स्टैट्स स्टडी किए जा सकते हैं। फिर वहाँ से मेरा रियल इंटरेस्ट पैदा हुआ इस फील्ड में सही। कि एनालिसिस में आप नंबर्स को देखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और उसके बाद आप ऑन पेज या ऑफ पेज के बाकी एलिमेंट्स को उस लिहाज से फिक्स करके अपनी रैंकिंग्स, ट्रैफिक, लीड्स और अल्टीमेटली सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। टुडे वी आर लिविंग इन अ डिजिटल ईरा जहाँ पे हर एक को पता है कि भाई डिजिटल डोमेन क्या है, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी, आपके बिजनेसेस का सर्वाइवल मुश्किल है। तो उस वक्त डेफिनेटली इतनी स्ट्रगल थी। आज के दौर में अगर आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़ करें तो एवरी सेकंड पर्सन यू विल फाइंड क्लेमिंग जी मैं एक्सपर्ट हूँ। तो क्या देखते हैं कि जैसे उस वक्त आपकी स्ट्रगल थी कि आपको कोई सिखाने वाला प्रॉपर नहीं मिल रहा था, आज के SEO को पुराने अगर 16-17 साल पुराने SEO की डोमेन को कनेक्ट करना हो तो आपको क्या लग रहा है उस वक्त क्या अच्छी चीज़ें थी और आज क्या अच्छी चीज़ें हैं? जी बिल्कुल मुनीब, बेसिकली डिजिटली कोई भी आप काम कर लें, ये पढ़ने या सीखने तक करने का अमल है। जी। अभी स्टूडेंट्स जो है वो 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप, 4-5 दिन की वर्कशॉप करके वो समझते हैं कि हमें काम आ गया है। ऐसा नहीं है। आपने सोशल मीडिया करना है, आपने गूगल एड्स करने हैं, आपने विद एक्सीलेंस करना है, तो यू हैव टू डू इन प्रैक्टिस, यू हैव टू रिमेन इन प्रैक्टिस। जब तक आप हाथ से काम नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकेंगे। जब मैं SEO शुरू में कर रहा था तो बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि ये तुम क्या कर रही हो, ये फजूल काम है या इसकी लाइफ थोड़ी है। बट आई केप्ट माई सेल्फ मूविंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज इन टू माई नॉलेज बॉडी।
और फिर एसईओ सीखने के साथ साथ जब बाकी सपोर्टिंग चीज़ें थी गूगल एड्स वो सीखा कि गूगल एड्स के थ्रू किस तरीके से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। फिर 2012-13 में गूगल की मेजर अपडेट्स आए, गूगल पांडा एंड गूगल पेंगुइन। जी। जिस तरह कि आजकल आप देख रहे हैं ना वी ए तो 2010-11 में एसईओ के वीएस का इस भरमार किस्म थी। का स्टॉर्म आया था। और 2012-13 में जब गूगल ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की और स्पैमिंग को साइड पे किया और सिर्फ ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट की वेबसाइट्स को रैंक करना शुरू किया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीएस इंडस्ट्री छोड़ गए थे। सही। ये वो करेक्शन कितने अरसे बाद हुई थी? 2012 में ये स्टॉर्म आया तो करेक्शन कब हुई इसकी? नहीं, 2012 में ये अपडेट्स आई, लोगों को तो 1-1.5 साल पता ही नहीं चला कि यार ये हुआ कैसे है। सही। लोग पुराने तरीकों पे ही रैंकिंग्स करने की कोशिश करते थे और वेबसाइट्स रैंक्स नहीं होती थी, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं करते थे और लोग फिर फील्ड चेंज कर चेंज कर जाते लेते थे। सही। जो किसी और इंजीनियरिंग से आया है या किसी और फील्ड से आया है, फिर उसने कहा भाई उस फील्ड में वापस चले जाओ। मगर मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस था और मुझे ये था कि यार नहीं, इसको लर्न करते हैं, फिर ये एडवांस करेंगे। उसको लर्न करना शुरू किया। देखिए टेक्नोलॉजी जो है ख़ासतौर पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर 3 महीने के बाद चेंज होती जाएगी। बेशक ऐसी है। जैसे अगर आपने 3 महीने बाद अपने आपको अपडेट नहीं करे, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देन यू विल बी आउट ऑफ लीग, आप लीग से निकल जाएंगे। तो फिर बस सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ 2012, 13, 14 में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर वो चीज़ सीखनी शुरू की। तो दिस वे आई केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग। आपको क्या लगता है कि जब एसईओ स्टार्ट हुआ उस वक्त डेफिनेटली एसईओ के जो रिजल्ट्स हैं इट्स नॉट ओवरनाइट, इट प्रॉब्ली टेक 6 to 8 months टू जनरेट इनिशियल रिजल्ट, देन 12 months फॉर द प्रिसाइज रिजल्ट। तो उसके साथ साथ जब ये गूगल ऐड आई, फिर सोशल मीडिया के सारे जो प्लेटफॉर्म्स आए, इन्होंने कितनी हेल्प की आपको फ्रॉम द क्लाइंट परस्पेक्टिव? देखिए क्लाइंट के पास आप जाते हैं, आप उसको कह रहे हैं भाई मुझे पे करते हैं जो 6-8 महीने, आपको 8 महीने के बाद रिजल्ट मिलेंगे, तो क्लाइंट थोड़ा सा रिलेक्टेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आज की बात करें, आज साइन अप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एसईओ आज भी वही 8-10 महीने लेता है, बट आप इंस्टेंट ट्रैफिक उसके लिए जनरेट कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू इंस्टा एड या आप टिकटॉक एड्स। तो कितना हेल्पफुल हुआ फ्रॉम द क्लाइंट परस्पेक्टिव? जी, आई वॉज लकी एनफ के मुझे 2 क्लाइंट्स ऐसे मिले और बड़े अरसे तक, मेरे पास 7-8 साल तक 2 बड़े ही क्लाइंट रहे। सही। एक की तकरीबन कोई 350-400 के करीब वेबसाइट है और दूसरों की तकरीबन 200 के अराउंड। सही। तो उनसे डील ये थी कि हम उनकी वेबसाइट डेवलप करेंगे, गूगल पे रैंक करेंगे, जैसे ही उनकी वेबसाइट गूगल पे रैंक होगी वो विल स्टार्ट क्रिएटिंग अनदर वेबसाइट। सही। क्लाइंट हमें वेब डेवलपमेंट के पैसे देगा, उसको रैंक करने के पैसे देगा और सर्टेन परसेंटेज ऑन द रेवेन्यू देगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये ना कि हम रैंक करके हम भूल नहीं जाते थे, हमने उसको फिर मेंटेन भी करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पकड़ने का शौक नहीं था कि मेरा वही क्लाइंट्स रिपीट हो रहे थे। बिल्कुल सही है। तो इसलिए फिर हमारी मजबूरी भी थी कि अपने आप का नॉलेज अपडेट करना है और साइट्स को जो है हमने रैंकिंग पे लेके आना होता था। तो दिस इज़ द वे वी डिड दैट। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है इस डोमेन के अंदर, जितना मेरा भी, क्योंकि इनडायरेक्टली इसी डोमेन से ताल्लुक है। जब तक आप नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है मार्केट आपको टिकने नहीं देगी। इतने बड़े क्लाइंट को मैनेज करने के लिए नॉलेज के साथ साथ उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आपको मिल रही है। आज की डेट में जहाँ पे हर बंदा क्लेम कर रहा है, बल्कि सेल्फ क्लेम कर रहा है, जी आई एम अ प्रो, या मैं एक एक्सपर्ट हूँ, या मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक गुरु हूँ, बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक एक बंदे को अपने आप को एक्सपर्ट कहने में, या गुरु कहने में, या ट्रेनर कहने में, या सो कॉल्ड आप कह लें इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहने में कितने साल का अरसा दरकार है? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का आपने दे दे जवाब, आज कंट्रोवर्सी वाला ही दे दे। अगर आप मुझसे पूछें, सिर्फ रस्मा नहीं, बाकी अगर मैं आज भी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि अगेन जिस हमने डिस्कशन किया कि हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई नई चीज़ आ रही होती है। नोबडी न्यू दैट आज से 6-7 साल पहले कोई चीज़ होगी जिसका नाम टिकटॉक होगा। ट्विटर के आने से पहले लोगों को नहीं पता होगा कि इतनी सारी ट्वीट्स होंगी, फेसबुक के आने से पहले नहीं पता होगा। और अब मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में कुछ डिजिटलाइजेशन इस लिहाज से इम्प्रोवाइज़ हुई है कि एआई का रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। अब एआई बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एआई बेस्ड ग्राफिक्स पैदा हो रहे हैं, एआई बेस्ड टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट, सेंस के हिसाब से परफेक्ट। नाउ वी हैव बीन इनटू दिस एरा कि जब आपने उन टूल्स को कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है।
अगर आप इस फील्ड में, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा गुरु या कोई बहुत बड़ा ट्रेनर बन सकता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फील्ड चेंज हो रही है, डायनामिक है। बट यस, आपको अगर न्यू भी है, ज़रूर मशवरा लें किसी सीनियर से, एटलीस्ट उस बंदे से ज़रूर मशवरा जिसने एटलीस्ट 4-5 साल तो इस फील्ड में लगाए हैं। उनसे डिस्कस करें कि यार व्हाट इज़ माई फ्यूचर, हाउ टू स्टार्ट विद, वेयर टू स्टार्ट विद, तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अभी जिस तरह ई कॉमर्स का बोलबाला हुआ है पिछले 3-4 साल में, 5 साल में बहुत ज़्यादा बूम आया है, तो ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, मैं खाली एसईओ नहीं बोलूँगा, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट सर्वाइव। तो आप क्या देखते हैं पर्टिकुलरली, इफ़ आई टॉक अबाउट एसईओ, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एसईओ पर्टिकुलरली इन द लोकल मार्केट? जी बिल्कुल, पिछले 5-6 महीने से बल्कि 2020 आफ्टर कोविड, एटलीस्ट कोविड के बाद जो है हमारी लोकल आवाम जो है वो यूज़ टू हो गई है ऑनलाइन बाइंग करने की, जिसने लोगों को ट्रेन कर दिया है कि ऑनलाइन चीज़ किस तरह ऑर्डर करनी है, मंगवानी है। सही। माय फादर इज़ माशाल्लाह अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। और वो कभी ऑनलाइन खद्दर के कपड़े मंगवा रहे होते हैं, कमालिया खद्दर, और कभी कुछ इस तरह करके। और उन्होंने भी शायद कोविड के बाद ही थे एक्टिवली ई कॉमर्स बाइंग ऑनलाइन स्टार्ट की है। तो हमारी आवाम तो माशाल्लाह इसमें शऊर आ गया है। जब शऊर आया है तो इसका मतलब मार्केट इज़ रेडी, यू नीड टू हैव योर ओन स्टोर, यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ गूगल, एंड इट इज़ द राइट टाइम टू हैव डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अपने आप को आप एक्सपोज करें, अपने आप को आप ऑनलाइन विजिबिलिटी लेके आएँ, और मेजर चंक जो ई कॉमर्स का है वो थ्रू गूगल ही आता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑन योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वेबसाइट। बिल्कुल ऐसी। अभी देखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, स्पेशली अगर यूएस की या यूरोप की बात करें, तो वो बड़ा मैच्योर हो चुकी हुई है मार्केट। वहाँ बायर को भी पता है उसको क्या चाहिए, और सेलर को भी पता है कि उसको क्या एथिक्स को फॉलो करना है। हमारे इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे अभी गैप नज़र आ रहा है, माजरत के साथ। ये हमारे यहाँ जो सेठ मेंटालिटी है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा एक इशू है कि वो एक बिलबोर्ड ले लेंगे 2 मिलियन का, बट जब आप उसको बताओगे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको 2 मिलियन लगाना है, तो हिल बी रिलक्टेंट। मुनीन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ऐड ऑन करूँगा, चीज़ें चेंज हो रही हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और सेठ मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। माशाल्लाह सेठ के बच्चे अब बाहर से डिग्रियाँ लेके आ गए हैं, और आके अपने बिजनेस को जब देखते हैं तो उन्हें पता कि नहीं यार, हम लोगों ने पुराने तरीके से नहीं, हमने नए तरीके से अपने कारोबार को करना है। आप तकरीबन 90% बड़े ब्रांड्स जो हैं 11/11 की दराज की सेल पे मौजूद थे, 12/12 वाली सेल पे मौजूद थे। उनके आपको फेसबुक पे एड्स नज़र आती हैं, वो आपको गूगल पे एड्स नज़र आती हैं। तो जिस अवेयरनेस है वहाँ पे, हम कुछ निश के एड्स चलाते हैं एड्स चलाते हैं गूगल पे, वो हमें यूएस में $9, $10, $11 पर क्लिक पड़ रहा होता है। पाकिस्तान में वही क्लिक जो है तकरीबन 70-80 रुपये का पड़ रहा होता है। इज इट ड्यू टू लेस कंपटीशन, राइट? एग्जैक्टली। तो वहाँ पे समझिए, अगर आपका 2200 रुपया 2000 का एक क्लिक मिलना है, एक पोटेंशियल लीड आनी है, और यहाँ पे वो 70-80 रुपये की आ रही है, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। 3 या 4 प्लेसेस गूगल एड्स के ऊपर होती है जिस पर लोगों ने कम्पीट करना होता है। तो हमारी हर इंडस्ट्री के लोग, भैया कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, किसी का जिम है, किसी का फार्मेसी है, किसी को रेस्टोरेंट है, नेम एनी बिजनेस, वो अपना ऐड रन करे। जितनी एरिया के अंदर अपने आप की सर्विसेज दे सकता है, वहाँ पे आप अपने एड्स रन करें उस रेडियस के अंदर लोकली, एंड प्रमोट हिज बिजनेस। और मेरे ख्याल में ये बहुत चीप है कंपेयर टू आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो मेथड हैं, चाहे वो आपका टीवीसी हो, आपका बिलबोर्ड्स हो, या इवन न्यूज़पेपर हो, उसकी निस्बत बहुत चीप भी है, प्लस आप ज़्यादा रेडियस को कवर कर सकते हैं। जी, चीप भी है और ज़्यादा टारगेटेड भी, रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप कह सकते हैं कि मुझे इस एज ग्रुप के, इस जेंडर के लोगों को ऐड दिखाना है, तो यू कैन स्पेसिफिकली टारगेट योर ऑडियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें भाई मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हम पहले एसईओ की बात की, अभी डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त जो है ब्रॉडली टर्म यूज़ की जाती है, जिसके अंदर डेफिनेटली हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, फिर इसके अलावा गूगल एड्स वगैरह भी आ जाते हैं, फेसबुक ऐड भी, बाकी सारी चीज़ें भी। तो इस वक्त आपके जो क्लाइंट की माशाल्लाह 17 साल 18 साल हो गए आपको इंडस्ट्री के अंदर, ज़्यादातर कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारे लोकल बिजनेस इस वक्त ऑप्ट कर रहे हैं? देखिए, इस टाइम जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट इज़ गोइंग फॉर वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन। ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मैं कैसे बंदे के पास जाऊं,
जो मेरी कुछ लोकल एसईओ भी कर दे, मेरी गूगल एड्स भी चला दे, मेरी सोशल मीडिया पेजेस भी मैनेज कर दे और समहाउ मेरा कुछ यूट्यूब चैनल भी मैनेज कर दे। सही। इस काम को करने के लिए क्लाइंट, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें और छोटे से छोटे क्लाइंट की बात करें, वो तकरीबन अराउंड $1500 पर मंथ देता है। ठीक है। लोकल मार्केट में तकरीबन आप कह दें कि $500-600 लोग इस सर्विस के दे देते हैं आराम से, छोटे क्लाइंट। सही। बड़े क्लाइंट है तो आप इसको डबल कर लें। ठीक हो गया। तो इसमें जो ये भी आ रहा है मेरा, जो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ सवाल को, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें ये सारी चीज़ें ले तो रहे हैं क्लाइंट, लेकिन मेजर फोकस भी होता है ना हर एक का। जी आप मेरी फेसबुक पे ऐड चला दें, डेफिनेटली ये वेरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्लाइंट टू क्लाइंट, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस है एज ए पाकिस्तानी मार्केट, वो कौन सी सर्विस है? एज ए पाकिस्तानी मार्केट ज़्यादातर इस टाइम सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा लोग सर्विसेज रिक्वायर कर रहे हैं एंड एसईओ के लिए कर रहे हैं। मगर कई बिजनेसेस ऐसे होती हैं कि जिनको सोशल मीडिया की निस्बत एसईओ से ज़्यादा बिजनेस आ सकता है, और कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको एसईओ की निस्बत सोशल मीडिया से बिजनेस आ सकता है, बिल्कुल। मगर वो उस चीज़ के बारे में अनअवेयर होते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो उसको बेहतर तौर पे मशवरा दे सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसने देखना है मेरी सेल्स कितनी हुई है, नंबर्स देखने हैं। नंबर्स देखने हैं। सही। तो अगर नंबर्स का आप तब तक बड़े अच्छे लगेंगे उसको जब तक उसके पास नंबर्स आ रहे हैं। हाँ जी। जैसे ही नंबर्स आने बंद होंगे वो कहेंगे यार आपकी तो सर्विस से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्राइमरली एसईओ एंड सोशल मीडिया की डिमांड ज़्यादा है, बट गूगल एड्स के बंदे नहीं मिलते। सही। ठीक है, तो गूगल एड्स की सर्विसेज जो लोग इसमें एक्सीलेंस हासिल करने एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे और वो अच्छे तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज कर लें, they can make good money. Being a digital marketer for last so many years, what is the major part you see कि जो आप या आपके कंपेटिटर या जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में वो मिस कर रहे हैं, या कोई ऐसा पार्ट है जो आप समझते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर को इसके ऊपर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, विच कैन रिजल्ट बेटर क्लाइंट सर्विसिंग? इसमें इस सवाल के दो पार्ट हैं। एक है कि सर्विस प्रोवाइडर को क्या ऐसा करना चाहिए ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, और दूसरा है कि कौन सी ऐसी सर्विस है स्पेसिफिक जिसके मार्केट में डिमांड है और सर्विस प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। फोकस नहीं है उधर। पहले सवाल का जवाब ये है कि क्लाइंट ज़्यादा हैं, कंपनीज रिटेन नहीं कर पाते। उससे एक मेन वजह ये है कि क्लाइंट के साथ रिपोर्टिंग ना करना या डिज़ायर्ड टाइम पे रिपोर्टिंग ना करना। देखें, आप जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट को, कई क्लाइंट का काम उस तरह से रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। क्या होता है, जिस दिन मीटिंग होती है क्लाइंट आपको कॉल करता है, पहले आप क्लाइंट को रिपोर्टिंग देना बंद करते हैं। क्लाइंट को रिपोर्ट नहीं मिल रही, एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वो कॉल करेगा, आप उसकी कॉल नहीं लेंगे। सही। वो उसको और फ्रस्ट्रेट करेगा। इस तरीके से आप इस तरीके ब्रेक से ले आप ले लो आप। नहीं, इस तरीके से आप जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है क्लाइंट आपके ऊपर और अल्टीमेटली आपको छोड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि एटलीस्ट डेली बेसिस पे या वीकली पे जो भी आपने कमिट किया अपने क्लाइंट के साथ, उसको आप अपडेट ज़रूर रखें। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। नया क्लाइंट पकड़ना 100 टाइम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बजाय इसके कि जिसको आपने पुराने क्लाइंट को रिटेन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली, ऐसी कौन सी सर्विस है जो यूजुअली हमारी सर्विस एजेंसीज नहीं प्रोवाइड कर रही, जो करनी चाहिए, दैट इज़ मैनेजिंग यूट्यूब चैनल्स। ठीक है। अब जो है मोशन ग्राफिक्स का एंड यूट्यूब वीडियोस को लोग ज़्यादा देखना प्रेफर कर रहे होते हैं। लोगों के पास स्किल सेट इतना नहीं है, उसको बनाएं कैसे, करें कैसे। तो अगर आप यूट्यूब मैनेजमेंट सीख लेते हैं, वीडियोस बनाना सीख लेते हैं, थंबनेल्स बनाना सीख लेते हैं और यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते हैं, ये आप सर्विसेज क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से और अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। सही। अच्छा, अभी वहाँ भी आपकी जो टीम्स हैं, आपने डिफरेंट, ज़ाहिर एसईओ की टीम आपकी अलग है, डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम आपकी अलग है, डिफरेंट हेड्स बनाए हुए हैं, तो आप इनको किस तरह से सिंक करते हैं? और पर्टिकुलरली जब आपके डिफरेंट रिमोट शहरों के अंदर भी आप कर रहे हैं, इस वक्त बहुत सारे जगहों पे आपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोई ऑटोमेशन का टूल यूज़ कर रहे हैं? रिपोर्टिंग के लिए कोई ऑटोमेशन है? किस तरह से मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आपके ऑफिसेज हैं, और यू आर सिटिंग इन लाहौर, डेफिनेटली आप विजिट तो करते हैं अपने ऑफिसेज को, लेकिन किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे यंगस्टर्स को वो यही है कि टीम मैनेजमेंट, किस तरह से टीम को मैनेज किया जाए, और आप तो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर टीम मैनेज कर रहे हैं। जी, हमारी मुनीर 8 लोकेशंस पे एग्जिस्टेंस है। माशाल्लाह। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, भावलपुर, फैसलाबाद, अहमदपुर,
और हम लोग इंशाल्लाह अगले 1 साल में मज़ीद एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हैं। यस, टीम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड ए स्किल एट द सेम टाइम। हमारी गुड लक ये रही कि हमें पार्टनर्स अच्छे मिले। सही। दूसरी हमारी गुड लक ये रही कि कुछ जगहों पे जो हमारे ऑफिस बीरर हैं, जो लोग ऑफिस चला रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स थे या उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे सर्विस ली हुई थी हम्म। पास्ट में, तो दे न्यू अस, वी न्यू देम। सही। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई। सेकेंडली, जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, दैट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। कोई भी पार्टनर, कोई भी दोस्त, कोई भी बंदा, जो भी स्टेक होल्डर्स, दोस्त स्टेक होल्डर्स, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके क्यूरी पुट कर सकता है। सही। क्योंकि ये मैं समझता हूँ किसी बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तीसरी चीज़ ये कि आपने डिलीवरी की बात की। हमारी कंपनी का रूल है कि एवरी क्लाइंट शुड बी कंटेक्टेड वंस इन 24 आवर्स। ठीक है। हम लोग डेली क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं, और कई दफ़ा क्लाइंट ने कुछ चीज़ प्रोवाइड करनी हो, नहीं प्रोवाइड की, तो हमारी टीम उनको लिखती है कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग ऑन योर प्रोजेक्ट टुडे सही। बिकॉज यू हैव नॉट प्रोवाइडेड दिस थिंग। तो उसे क्लाइंट कहता है कि अच्छा यार, इनको तो हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बट रहे हैं। डोंट यू थिंक सो कि इतनी ज़्यादा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन सम टाइम कैन बिकम वेरी इरिटेटिंग फॉर द क्लाइंट एज वेल, क्योंकि देखिए वो उसने आपकी सर्विसेज ही इसी वजह से ली है बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ करना भी एक अनोइंग भी हो सकता है और एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है आपका क्लाइंट। हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। ठीक है। हमारे तो अभी तक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब क्लाइंट कहता नहीं जी आपने मेरा 3 महीने पहले कोई काम नहीं किया, या 3 हफ्ते पहले ही काम से मैं आपको कह रहा हूँ, सही। तो वी हैव ए कंप्लीट सोशल प्रूफ कि भाई ये देखिए हमारे एंड पे नहीं, आपके एंड पे था। और दूसरा, मेरे ख्याल में क्लाइंट्स लव रिपोर्टिंग। एट द डे एंड उसको एक छोटी सी रिपोर्ट चल जाए कि आज हमने तुम्हारी ये काम किया है, ये काम किया है, ये सोशल मीडिया की पोस्टिंग है, ये उसके लिंक है, यू कैन व्यू। वो देखना चाहता है देखने, नहीं देखना चाहता जस्ट इग्नोर द मैसेज। सही। अच्छा, दूसरा आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ अगर अभी इस वक्त मैं देखूँ तो एसईओ की पर्टिकुलरली आप पाकिस्तान के चंद बड़े एसईओ ट्रेनर्स में से हैं। आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपकी ट्रैफिक आती है, एंड यू आर रनिंग मल्टीपल डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज जिसमें अमेजोन के भी हैं, वो आगे जाके मैं बात करूँगा। तो ये ट्रेनिंग वाला जो एक्सपीरियंस है आपका, इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? क्योंकि आजकल तो ट्रेनिंग एक गाली बनी हुई है, ठीक है, थैंक्स टू ड्रॉप शिपर्स एंड अमेजोन ट्रेनर्स, लेकिन इसको आप अपनी डोमेन के साथ अगर लिंक करें, आप ज़ाहिर अमेजोन की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल की या एसईओ की। तो इस वक्त कैसे देखते हैं बच्चों का जो फ्लो है, क्या वाकई एक सीरियस पूल आ रहा है सीखने वाला, या बस ठीक है फॉर द सेक ऑफ ए कोर्स ही आ रहे हैं? जी, ट्रेनिंग का तो मुझे चार्म समझ लें कि मेरी पर्सनालिटी का पार्ट ही है। और जो मैंने पहली ट्रेनिंग कराई थी वो 2008 में करवाई थी। Long back. 2008 से करवा रहा हूँ, तकरीबन 12 साल पहले से। सही। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग्स करवाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराई, मेरी अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, उस पर ट्रेनिंग करवाई। तो ट्रेनिंग मैं मुझे ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब मैं ट्रेन करता हूँ, अपने लिहाज से स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ, और सम हाउ 50-60% लोगों को मैं अपने साथ ही इंगेज कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी वर्क फोर्स की मुझे तंगी नहीं होती है सही। मोस्टली। बट यस, सिंस कोविड थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को कराया, जॉब पे लेके आया, और साथ ही उनको 2-3 क्लाइंट्स मिल गए ऑनलाइन के, और वो निकल गए। सही। ठीक है, तो इसलिए मुझे आजकल खुद कमी हुई तो हुई है। उस्ताद जी स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चा यश कर उस्ताद रहा जी है। स्ट्रगल कर रहे हैं और बच्चा जो है यशी कर रहा है। एनीवेज, करनी भी चाहिए उनको। सही। और सेकंड, आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ट्रेनिंग अब गाली बनी हुई है। मैं नहीं समझता कि गाली बनी है, ये होता है कि बंदा परसीव क्या करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को ये कहे कि कोर्स बेचेंगे कि भाई ये कोर्स करने के बाद तकरीबन तुम लाखों रुपया बना सकते हो या बनाओगे, देन दिस इज़ अ फॉल्स वे टू सेल योर ट्रेनिंग। सर, इन बिलबोर्ड्स वालों का क्या करें जिन्होंने बड़े बड़े 100x100 का बिलबोर्ड लगाया हुआ है, 30,000 का कोर्स करे और गारंटेड 1 लाख रुपया अर्न करे? ये हमारे पास जो बच्चा आता है, हम कहते हैं बेटा आप 3 क्लासें ले लें, 4 क्लासें ले लें, अगर आपको समझ में आती है आप लें, वरना ये 100% पैसे अपने रखने और आप जाइए। सही। अच्छा भाभी, आप डिजिटल डोमेन से एकदम आपने फिर अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट किया टुवर्ड्स ई कॉमर्स। सो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू ई कॉमर्स, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट डोमेन तो नहीं थी? नहीं मुनीर, मेरी ये डायरेक्ट डोमेन नहीं थी, बट समहाउ कनेक्टेड ज़रूर थी। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे थे वो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स की ही कर रहे थे। सो दैट इज़ वाई
पहले ई कॉमर्स वेबसाइट्स की डिजिटल मार्केटिंग करना, फिर A to Z 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करना, जिसमें हम लोग वेबसाइट बना भी रहे हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर रहे हैं, और फिर उनकी डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो हमने उसको एज ए ऐड ऑन किया था अपनी सर्विसेज के अंदर। वी डोंट शिफ्ट दैट, मगर उसको हमने ऐड ऑन किया, सही। और जिससे और जो है हमारी टीम को एक्सपोजर मिला, हम लोगों को एक्सपोजर मिला, और इस चीज़ को हमने देखते हुए डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाए, डिफरेंट सोल्यूशंस भी डेवलप किए, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं और हम लोग शेयर भी करते हैं लोगों के साथ कि किस तरीके से आप वन स्टॉप शॉप सोल्यूशंस बना सकते हैं और दे सकते हैं। अब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। हम लोग जिस एरा से गुजर रहे हैं वहाँ पे देखें, ई कॉमर्स का ऐसा कारोबार है जो कि 15-20 लाख रुपए से इजीली स्टार्ट हो सकता है। सही। सम मॉडल्स, और कुछ मॉडल्स ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कुछ मॉडल थोड़े से कम पैसे मांगते हैं। तो क्लाइंट की पॉकेट के मुताबिक, क्लाइंट के बजट के मुताबिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि कितने पैसों में वेबसाइट डेवलप हो सकती है, कितने पैसों में प्रोडक्ट बाय हो सकती है, कितने में फुलफिलमेंट हो सकती है, ताकि क्लाइंट को उसके बजट के मुताबिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए A to Z। सही। क्लाइंट अब फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट को आप क्या कहते हैं, तुम डिजिटल मार्केटिंग करवा लो, वो कहेगा क्यों, ठीक है। हाँ, आप उससे जाके ये बात कहें कि भाई हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कर सकते हैं, और वो आपके बिजनेस में ये चीज़ फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, या आपके बिजनेस का ये पेन पॉइंट है, उसका ये सोल्यूशन है। सही। तो हाँ, मुझे सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। हाँ, उस बात को आप कहेंगे कि भाई मैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवा लो, वो नहीं करवाएगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए हम लोगों ने जब ई कॉमर्स पहले भी करे थे, जब उसको एज ए सोल्यूशन के साथ इंटीग्रेट किया, वो एक हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बन गए। And how do you see the difference between local e-commerce market and international e-commerce market? इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट स्मूथ है। उसमें जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पेमेंट्स गेट करना, चीज़ बिकती है, लोग ऑनलाइन पहले ही पेमेंट करते हैं थ्रू कार्ड, दैट इज़ ईजी, पीपल नो दैट व्हाट दे आर गोइंग टू बाय। लोकल ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का है। सम आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, बिकती भी है, ठीक भी बिकती है, और जब डिलीवर के लिए जाता है डिलीवरी बॉय, तो आगे से वो कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, गलती से ऑर्डर कर दिया है, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, व्हाट्सोएवर। तो ये चैलेंज तो है लोकल का, बट लोकल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आइंदा आने वाले कुछ सालों में हम देखते हैं कि लोकल ई कॉमर्स, देखें 22 करोड़ की आबादी है, जी। अल्टीमेटली शिफ्ट हो रही है। मोबाइल फ़ोन्स की पेंट्रेशन बहुत एक्सपोनेंशियल है, इंटरनेट यूज़र्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ई कॉमर्स से ऑनलाइन बाइंग भी होगी या हो रही है, और फ्यूचर में ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से ई कॉमर्स एक्टिविटी भी बढ़ेंगी। पर्सनली व्हाट आई हैव सीन इसके जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर हैं, चाहे आपके ये मर्चेंट हैं, आई स्टिल रिमेंबर जब आपसे मेरा कनेक्शन हुआ था 2000 आई थिंक 16-17 की बात है, तो मैंने जैज़ कैश का अपना पेमेंट गेटवे लगवाना था, जूते घिस गए सर। जी। आज बहुत आसान है, आज इतना डिफिकल्ट नहीं है। इवन कुछ इंटरनेशनल जो मर्चेंट हैं वो भी आपको लोकल उसमें ई कॉमर्स में फैसिलिटी दे रहे हैं। इंटरनेशनल मर्चेंट कर रहा है, मिज़ान आपको मिज़ान आ मर्चेंट गया, दे बिल्कुल। रहा है, अल्फला दे रहा है। जी। तो डिफरेंट बैंक्स जो है आपको मर्चेंट सिस्टम दे रहे हैं जिससे आप पेमेंट्स ले सकते हैं, बट स्टिल जो हमारी आवाम है, बायर्स हैं, उसमें थोड़ा सा अभी फुकदान है। तो चाहते हैं कि चीज़ पहले आ जाए और कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली दैट विल अच्छा, इसका भी एक क्रैक जो मुझे नज़र आया ना पिछले 6 महीने में, वो ये है बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स जो हैं, स्पेशली जो PL जिन्होंने किए हुए हैं, व्हाट दे आर ऑफरिंग इज़ कि भाई आप हमारा पार्सल ओपन करो, प्रोडक्ट देखो, पसंद आती है तो आप दे दो। उससे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक कन्वर्जन रेशो बहुत हाई चली गई है। पहले क्या होता था कि कोरियर जो बीच में है, जो डिलीवरी कंपनीज़ हैं, उनके एंड पे रिस्ट्रिक्शन थी जी आप ओपन नहीं कर सकते। तो वो आप वाली बात ही जी, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया जी, हमने माइंड चेंज कर लिया जी, हमने नहीं लेना जी। तो उससे क्या हो रहा था, डिलीवरी रेशो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब जब ये पार्सल ओपन करने की ऑप्शन दे दी, दो कि इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन, लेकिन इससे हुआ ये कि कन्वर्जन बढ़ गई। जी बिल्कुल सही बात है। जितना आप कस्टमर को फैसिलिटेट करेंगे उतनी ज़्यादा कन्वर्जन भी होगी और रिटेंशन भी होगी जी। क्योंकि सिर्फ एक वन टाइम आपने चीज़ सेल नहीं करनी होती, कस्टमर ने दोबारा आना है। रिटेंशन भी एक मेन चीज़ है किसी बिजनेस में, तो रिटेंशन भी इस एक्टिविटी से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, आप बीइंग एंटरप्रेन्योर, डेफिनेटली मल्टीपल बिजनेसेस आप कर रहे हैं, इतने सालों में सर कोई हैक मिला सक्सेस का जिससे आपको लगा हाँ यार ये एक पर्टिकुलर ऐसा हैक था या एक पर्टिकुलर ऐसा समझ लें शॉर्टकट था जिसको मैंने देखा और इससे मैं
अपने आप को एक्सेल कर गया, या आप ये समझते हैं कि नहीं, कंटिन्यूसली एफर्ट और एक लॉन्ग टर्म विजन ही सक्सेस की कुंजी है, कोई शॉर्टकट, कोई हैक, कोई पोंजी स्कीम काम नहीं करती? जी बिल्कुल, मुझे जो है 2 हैक्स जो है इस पूरे जर्नी में पता चले। जो पहला हैक था वो था हार्ड वर्क, और दूसरा जो था वो भी था हार्ड वर्क। ठीक है। ठीक है, तो हार्ड वर्क के अलावा कोई भी, अब आप कोई भी मिलियनर उठा लें, कोई भी मिलियनर जो बंदा अच्छी अपनी लिविंग गुजार रहा है, किसी बंदे से आप दुनिया में क्वेश्चन पूछें कि भाई तुमने हार्डशिप ऐसा पॉसिबल ना देखी हो, कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सक्सेसफुल भी है उसने हार्डशिप ना देखी हो। कोई बंदा कहे कि यार बगैर काम किए, कम काम किए तुम्हें सक्सेस मिली हो, नहीं मिल सकती। आप लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, आपको कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ती है, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ता है। यस, जो एक चीज़ जो है वो अपने सीनियर से या एक्सपीरियंस लोगों से आप मशवरा करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकती हैं, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन जो है वो आपको बहुत आगे या बहुत पीछे लेके जा सकता है। तो मैं 2 चीज़ों पे बिल्कुल कहूँगा कि फर्स्ट हैक इज़ दैट यू आर लकी एनफ इफ़ यू हैव समवन टू गाइड यू, एंड सेकेंडली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिजनेस के 2 जो मेजर पिलर होते हैं, एक आपकी टीम और दूसरे आपके क्लाइंट्स, जो मेजर स्टेक होल्डर यही 2 होते हैं, आगे ज़ाहिर इन्हीं की ब्रांचेस आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुझे चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है वो ये कि इन दोनों के ऊपर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है टू सम एक्सटेंट। हाउ डू यू सी बोथ द एंगल्स, के क्लाइंट को किस तरह से रिटेन किया जाए, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर टीम को किस तरह से बिल्ड किया जाए और रिटेन किया जाए, फिर इस पे बात कर लेते हैं। जी पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट आपको यही समझेगा कि आप उसकी जेब काटने के लिए आए। ठीक है, सबसे पहले आप जब जाएंगे उसको आपको सर्विसेज चाहिए, आप उन्हें जितनी कम से कम कीमत बताएंगे ना, अपनी प्राइस बताएंगे, वो कहेंगे और कम करें, सही। और कम करें, और अल्टीमेटली पता चलेगा कि वो काम करना चाहते हैं। वो समझे किसी सर्विस का $1000 किसी एक्सपीरियंस बंदे ने मांगा है, और किसी न्यू बी ने वही सर्विस $600 में दे रहा है, वो न्यू बी से सर्विस लेंगे, और न्यू बी जो है वो कुछ न्यू बी, ज़्यादा नहीं, न्यू बीस का वर्ड नहीं, मैं जुगाड़ों की बात करूँगा। ठीक है। कई हमारे न्यू बीस बड़े अच्छे लोग हैं और कई प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जुगाड़ू भी हैं। ठीक है, जब जुगाड़ू के हाथ लेंगे वही सर्विस $500-600 की मिलेगी, बड़े खुश होंगे, देखें फलाना बंदा मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो $500-600 की सर्विस मिल गई है। 2-3 महीने के बाद वो बंदा कानों को हाथ लगाता हुआ वापस आपके पास आ रहा होगा, या आपके पास आ रहा होगा या कहेगा भाई ये डिजिटल की फील्ड ही फजूल फील्ड है, या डजंट वर्क। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट्स को एजुकेट करने की कोशिश करूँगा, इन्वेस्टर को एजुकेट करने की कोशिश करूँगा कि आप सिर्फ उसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लें जिसका एटलीस्ट मार्केट में 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, सस्ते या बहुत ही सस्ते की तरफ ना जाए। ये वो मिसाल बनती है यहाँ पे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जी तकरीबन यही बात है कि महंगा रोए एक बार से, एक्सपीरियंस बंदे से काम करें, मैं ये कहूँगा। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, कई दफ़ा क्लाइंट्स जो हैं आपने हमारे एम्प्लॉयज़ का भी डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय एक इंसिडेंट के कभी हमारा कोई एम्प्लॉय किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइंट्स को भी, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी समझ में आ रही होती है कि हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है। अच्छा, जो हमारा क्लाइंट गया भी, हमारे एम्प्लॉय गया भी, वो ऐसे हुआ कि एक स्टूडेंट आए, इनरोल हुए हमारे कोर्स में, और कुछ अरसे बाद ट्रेनर साहब ने रिज़ाइन पुट कर दिया। अच्छा। और कहते थे मुझे सेम डे बस रिज़ाइन, दैट इज़ इट। सही। तो पता ही चला कि वो स्टूडेंट साहब इन्वेस्टर थे। अच्छा। और ट्रेनर साहब जो है वो ट्रेनिंग करा रहे थे, और फिर उन्होंने रजा से अपना काम शुरू कर लिया। सही। और समहाउ कई दफ़ा प्रॉब्लम इसमें फिर आती है। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, शायद हमारी ऑडियंस ये ना समझे कि अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो महंगा जानबूझ के चार्ज कर रहा है। मेरे नज़दीक महंगा चार्ज करने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखिए, जब आप महंगे की बात करते हैं ना, तो इट क्लियरली मीन्स कि आपके जो रिसोर्सेज हैं दे आर हाईली एक्सपीरियंस रिसोर्सेज। अब एक्सपीरियंस बंदा कैसे सस्ता मिलेगा? डेफिनेटली अगर वो वाकई ही एक स्किलफुल आपका रिसोर्स है तो आप उसको हाई सैलरी दे रहे होंगे।
जब आप हाई सैलरी देंगे तो एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और आप भी फिर क्लाइंट को उस हिसाब से चार्ज करेंगे. तो आई पर्सनली बिलीव इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ क्लाइंट एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये उसको कॉन्फिडेंस होता है कि यार मेरा रिसोर्स हाईली स्किल्ड है, मैं इसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, ये रिजल्ट अच्छे देगा. क्लाइंट को ये सेटिस्फैक्शन होती है यार हाँ मैंने एक हाईली स्किल्ड बंदा हायर किया, उसके अगेंस्ट में एक अच्छी अमाउंट इसको पे कर रहा हूँ तो ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स देगा. तो ये मेरा ख्याल है क्लियर करना ज़रूरी है ये जी, बात. इसमें दो चीज़ें, एक तो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है, जी. ठीक है, आप कहते हैं मैं गूगल एड्स चलानी है, मैंने सोशल मीडिया सर्विसेज चाहिए, मुझे एसईओ की सर्विसेज चाहिए और कंपैरेटिव नीश के अंदर चाहिए, तो एक ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है. दूसरे इसके अलावा आपके टूल्स की कॉस्ट है, बिल्कुल. ठीक है, आपने एससीएम रश यूज़ करना है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए या अपनी वेबसाइट के एनालिसिस के लिए, या AHREF का एक टूल है, हाँ जी. आपने वो यूज़ करना है, तो टूल्स की कॉस्ट भी आ रही होती है, एम्प्लॉय की कॉस्ट भी आ रही होती है. तो एट द एंड अगर आपने रियल बिजनेस करना है, कन्वर्जन चाहती हैं, तो यू नीड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड द गुड टूल्स, दे बोथ कैन डू वंडर्स फॉर यू. अच्छा, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक सो आपको वो मेंशन करना चाहिए. वो ये है कि देखें जब आप एक प्रॉपर कंपनी के पास जाते हैं ना, दे हैव सर्टेन SOPs, दे हैव सर्टेन हायरार्की इन द कंपनी. जब आप एक छोटे सेटअप में जाते हैं, क्या होगा, ओनर बैठा है, ओनर ने प्रोजेक्ट पकड़ा, एक बच्चे को लगाया, दैट्स इट, वन मैन शो, ख़त्म. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू कम विद द बिगर नेम या बिगर सेटअप, वहाँ क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आपके ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, आपके एडमिन का स्टाफ है, आपके अकाउंट्स का स्टाफ है, फिर आपका रिसोर्स जो ग्राउंड लेवल पे आपके प्रोजेक्ट को देख रहा है वो हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, फिर देन आपके CEOs आते हैं. तो ये पूरी चेन चलती है. देखिए जब 4-5 प्रोसेस में से एक कोई भी सर्विस गुजरेगी तो एरर ऑफ चांसेस आर वेरी लेस. ऑन द अदर हैंड जहाँ पे सिंगल बंदा बैठा है वो तो काला करे सफ़ेद करे, पता ही नहीं चलना. जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जहाँ पे मल्टी लेवल हायरार्की होती है, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स मल्टीपल लेवल के लोग देख रहे होते हैं, वहाँ पे काम की क्वालिटी और प्लस रिस्क मैनेजमेंट वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है. ऑन द अदर हैंड जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो हमेशा ऑटोमेशंस के टूल्स यूज़ कर रही होती हैं. तो छोटी कंपनी होती है या फ्रीलांसर होती हैं, वो 4-5-6 क्लाइंट्स के बाद उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, या वो नए क्लाइंट्स को टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या अगर करते होते हैं तो फिर जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग्स मिस हो रही होती हैं. तो जब जैसे जैसे एजेंसी ग्रो कर रही होती है, ये मेरे एजेंसी ऑनर्स के लिए भी एक मैसेज होगा, तो अपनी रिपोर्टिंग, अपनी क्लाइंट अटेंशन, इनको आप ऑटोमेट करें. जितनी जल्दी आप ऑटोमेट कर लेंगे उतना एफिशिएंटली क्लाइंट कम्युनिकेशन में रहेगी. नो कम्युनिकेशन नो बिजनेस. फिर दो चीज़ें ना, या तो भूख ख़त्म कर लें कि भाई ठीक है अब हम कैपेसिटी ख़त्म, आगे क्लाइंट नहीं लेंगे. अगर भूख है तो फिर ऑटोमेशन की तरफ जाना इज़ द ओनली सोल्यूशन. अदरवाइज तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग होगी नहीं, तो आपके पास स्पेस ही नहीं बनेगी. जिस तरह कि हमने इस पॉडकास्ट में पहले डिस्कस किया, हम लोग AI टूल्स के दौर से गुजर रहे हैं, हमें AI टूल्स को यूज़ करना चाहिए. मैंने अपनी कंपनी में एक बंदे से पूछा कि हम लोग सोशल मीडिया A to Z कंटेंट क्रिएशन से पोस्टिंग तक ऑटोमेट कर लें. वो कहते हैं नहीं. मैंने कहा क्यों? जॉब चली जाएगी. कहते जी आप मुझे निकाल देंगे, मेरा क्या काम रह जाएगा. नहीं, जब उसका और काम निकल आएगा, और काम निकल आएगा, और काम निकल आएगा. जिस तरह आज से कुछ 100 साल पहले, 150 साल पहले जिस तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन थी ना, अब हम लोग डिजिटल ऑटोमेशन की तरफ आ गए. बिल्कुल ऐसा ही. ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, अब हम लोग ऑटोमेशन के अंदर जा रहे हैं. सर लेकिन यहाँ ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी जॉब चली जाएगी. यहाँ वही मिसाल दूंगा जिस तरह जापानी गाड़ियाँ हमारे पास आई पाकिस्तान में, मैकेनिकों ने खुद को अपडेट नहीं किया, क्या लेबल लगाया, या तो गड्डी फारी गए. हालांकि वो इतनी स्मार्ट व्हीकल्स हैं कि आप सिर्फ उसके ऊपर एक कंप्यूटर चिप लगाओ तो इच्ची बिच्ची आपके सामने आ जाएगी. ऑन द अदर हैंड जो हमारी देसी बिग 3 की हमारी जो चल रही है जलालत यहाँ पे, उन्होंने तो गाड़ियाँ ही वो बनाई हैं, जब तक पेज पाने लेके चढ़ेंगे नहीं तो गाड़ी सही नहीं होगी आपकी. तो यही यहाँ पे हमारे डिजिटल रिसोर्सेज का भी है. सर AI टूल को चलाना किसने है? इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज ने चलाना है ना. तो अपडेट योरसेल्फ रादर देन जस्ट सेइंग कि मेरी जॉब चली जाएगी. इन AI टूल को भी वही रिसोर्स चला सकेगा जो एफिशिएंटली उसके ऊपर काम करेगा. एक ही AI टूल से शायद मैं उतना एक्सट्रैक्ट ना कर सकूं जितना आप कर पाएँ, तो इसका मतलब ये AI टूल तो गलत नहीं है. हम लोगों की बेसिकली उसको ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है उनको इम्प्रूव करना है. बिल्कुल. तो AI के ऊपर आप क्या समझते हैं? अभी आपने चले जिक्र कर ही दिया, आने वाले वक्त के अंदर मुझे लग रहा है कि AI इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन आवर इंडस्ट्री. जी, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर्स हैं, वही डिज़ाइनर आगे जाएगा जो AI टूल यूज़ कर रहा होगा.
जो कंटेंट क्रिएटर है समहाउ उसको ऑल द टाइम यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट नहीं चाहिए, एआई टूल्स को बड़ी हद तक हेल्प आउट कर रही होंगी। जी आपने आई कैचिंग कैप्शंस ऐड करनी है, हाँ एआई कंटेंट वाले टूल्स आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। आपने ऑटोमेशंस करनी है, एआई टूल्स आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। ए टू दी क्लाइंट रिटेंशन, लीड जनरेशन और उन लीड्स को रिस्पॉन्स करना, यू नीड एन ऑटोमेटेड एआई टूल्स, देन ओनली यू कैन एक्सपोनेंशियली ग्रो द सर्विसेज। अच्छा, ये जो एआई टूल है इससे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी की हमारे पास जो है ना लहर एक आएगी, जिसके अंदर देखिए अब एआई टूल को बना कौन रहा है, दी सॉफ्टवेयर हाउसेस। जी वहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, अब उनके ऊपर एक ट्रेनिंग का भरमार आने हाँ, वाला है। बिल्कुल आने ठीक है, वाला है। जिस तरह देखिए हम अमेजोन के अंदर जब एंटर हुए तो किसी को एबीसी भी नहीं आती थी। आज की डेट में गोरे ग्रुप्स भरे पड़े हैं हम पाकिस्तानियों से। इनफैक्ट चला ही हम, अगर डेटा डाइव की बात कर लूँ मैं, तो डेटा डाइव में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो पाकिस्तान से हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, कभी सोचा भी नहीं होगा इसके ऑनर ने कि भाई इतनी सब्सक्रिप्शन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आएंगी उसको। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ, लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया। तो लाइकवाइज अब इसके ट्रेनर्स भी आएंगे। कैनवा है, देखिए पिछले 3-4 बड़े नामों ने पाकिस्तान में उसको थोड़ा सा प्रमोट किया। आज देख लें कैनवा कहाँ खड़ा है। जी बिल्कुल। कैनवा के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं फाइवर और अपवर्क पे, वो पाकिस्तानी प्रोफाइल से हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी निकली है आपके लिए। और आपकी जो ट्रेडिशनल लर्निंग के मेथड्स थे वो भी एआई बेस्ड हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। जौन जौन से आई मीन एडटेक के लोग हैं वो जितने ज़्यादा एआई के फीचर्स ऐड करेंगे एडटेक के अंदर, उतना ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। उतने ज़्यादा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ओबलाइज किया जाएगा। बिल्कुल। So you have been into the any field regarding to digital or tech, you need to get AI tools to get सर मैं तो automated. बहुत जल्द ये देख रहा हूँ कि वहाब भाई और मुनीर साहब बैठ के अपने इंटरव्यू भी एआई के थ्रू करवा रहे होंगे। ऐसे ही होगा ना, एवेटार्स बैठे होंगे और एवेटार्स इंटरव्यू कर रहे हाँ होंगे बिल्कुल है। और ये पॉडकास्ट चल रही दुबई होगी। एयरपोर्ट पे देखे आपने? आप ना सर जी, मेरी भी रोटी बंद कराओगे तुसी। दुबई एयरपोर्ट पे देखे आपने, एक खूबसूरत दुशीफा खड़ी होती है, आप जाएं उसके साथ एनीथिंग रिलेटेड टू You can एयरपोर्ट interact, या yeah. इमिग्रेशन, यू कैन इंटरेक्ट, और आपको एक बड़ी पर्सनलाइज फीलिंग आती है वहाँ से। उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, अवतार प्रॉपरली आपको जो है ना हैंड Response जेस्चर भी दे दे रहा रहा है, है, सारा कुछ वो है। अच्छा, इसमें वहाँ भी जब इतना सारा कुछ चल रहा है, आप भी सर्विसेज दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, टन्स ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट। अब्दुल वहाब जिसके पास 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दिस होल क्राउड? टू बी ऑनेस्ट आई कांट डिफरेंशिएट माई सेल्फ। ठीक है। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो हमारे माशाल्लाह बच्चे जो नए बच्चे हैं दे आर शार्प एनफ, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कोई भी बंदा 1.5 2 साल 3 साल के अंदर जो है इतना एक्सपीरियंस गेन कर सकता जितना मैंने पिछले 15-16 साल में किया सही है। क्योंकि लर्निंग के मेथड्स बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और यूज़र फ्रेंडली हो रहे हैं। तो अब्दुल वहाब या फिर कोई एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्लाइंट को छुरी ना फिरे, क्लाइंट को बस उसको आप वो अंडे वाला सिस्टम चलाएं, काटने वाला प्रोग्राम ना बनाएं, उसको आप गाइड करते जाएं, जितनी देर तक वो पैसे बनाता रहेगा अल्टीमेटली आप उसके बिजनेस को समझ चुके होंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट लाइक पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया साइट्स, नो, यू नीड टू नो द की फीचर्स। किसी भी प्रोडक्ट के सेल होते हैं वो कैसे तैयार होती हैं, कैसे बनती हैं, किस तरीके से उसके बायर्स उन फीचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब बाय द टाइम आपको प्रोडक्ट नॉलेज आ जाता है, डोमेन नॉलेज आ जाता है, फिर आप उस एजेंसी की कमज़ोरी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो आपको रिटेन करने के लिए आपकी मुँह मांगी कीमत भी देने को तैयार होती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई कि आपने क्लाइंट को एजुकेट करना है और बाय द टाइम क्लाइंट का डोमेन नॉलेज हासिल करना है, क्लाइंट विल नेवर लेट यू गो, नेवर। Acha, I personally know this habit of yours, like you're one of the biggest advocate of, outsourcing the projects. How was your experience in the past year or so? आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट आउटसोर्स किए हैं, अमेजोन के भी, डिजिटल डोमेन के भी, तो वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल, मेरे आउटसोर्सिंग के एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। ठीक है। आउटसोर्सिंग और अल्टीमेटली मैं इस चीज़ के ऊपर ही आया कि इन हाउस प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इन हाउस डिलीवरी होनी चाहिए,
क्योंकि आपका चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। शुरू में तो बिल्कुल। कोई भी बच्चा कोई भी जनता कि सर आपके लिए ही हैं, हम सुबह भी रिस्पॉन्स करेंगे, शाम को रिस्पॉन्स करेंगे। अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। सही। अजीब-अजीब मसाइल आएँगे, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन हुँ, अगर उठा रहे हैं तो भी आपने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं की? जी बैलेंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जो कि बड़ा काम ख़राब करता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी अक्रॉस द कंट्री तकरीबन अराउंड 240 हेड काउंट्स हैं। माशाल्लाह। और अपनी रिसोर्स इन हाउस रखने का मकसद भी यही था कि हम लोग डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग डिडंट वर्क वेरी वेल फॉर अस। हुँ, हुँ। दैट इज़ व्हाई नाउ वी हैव मूव्ड फॉर द इन हाउस रिसोर्सेज। और मैं ऐसे क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि ऐसी एजेंसी के साथ काम करें जिनके पास इन हाउस रिसोर्सेज हों। इस चीज़ को आप इंश्योर करें बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो गाइस नीड टू गेट एजुकेटेड अबाउट। बिल्कुल। वरना आपको हर कोई कहा हाँ जी हम कर लेंगे हो जाएगा कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। फोटोग्राफी इज़ a separate domain, social media is a separate domain, SEO is a separate domain, Google Ads is a separate domain, content creation is a separate domain. लोग इसको कंफ्यूज करेंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस कि बिल्कुल। क्या आपके पास इन हाउस इस चीज़ की स्पेशलिटी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। यू गाइस नीड टू इंश्योर दैट बिफोर साइनिंग द प्रोजेक्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लाइंट को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट दे शुड सी सम ऑफ द प्रीवियस वर्क। जी ठीक है। अब जिस जी तरह भी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा यार ठीक है, मतलब आउटसोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही बात है, कहानी है सारे ही करा लेते हैं, तोता मैंने की कहानी है तो हर बंदे को सुनानी आती है। प्रैक्टिकली कितने लोग काम कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली। हार्डली बहुत कम यानी लोग हैं। हार्डली यानी ठीक है। और जो हैं भी उन्होंने भी आसान डोमेन को पकड़ा हुआ है जहाँ पे एक्चुअली रियल ब्रेड एंड बटर पड़ा है, जो मोटी क्रीम है जी वो कोई उतारना चाह ही नहीं रहा। ऐसे ही है। वो क्रीम की लेयर ऐसे ही पड़ी हुई है, हम बीच में से वो लस्सी पिए जा दीज आर रहे हैं। कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड टास्क। बिल्कुल। हमारी कॉम जो है वो रेगुलर एक्टिविटी बेस्ड टास्क में बड़ी खुश है, मगर असल पैसे जो हैं वो रिसर्च बेस्ड टास्क के अंदर है या एडवांस लेवल बेस्ड टास्क के ऊपर है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या एजेंसीज जो एडवांस लेवल बेस्ड टास्क कर रहे होते हैं हमेशा ज़्यादा पैसे बना रहे होते हैं। जिन्होंने बस दरमियाने पैसे बनाने हैं 500 700 800 डॉलर, वो एक्टिविटी बेस्ड जॉब उस से लोग करते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, एहो जिहा काम करो जिहदे च ओला होए। ताकि आप आराम से देखें। ऐसी जगह पे अगर आप छुरी खुंडी करके भी काटेंगे ना अगले को, उसको कुछ नहीं, वो कहेगा ठीक है भाई तेरा हक है तू काट ले, क्योंकि तूने रिसर्च की हुई है। लेकिन जब आप एक बिल्कुल बेसिक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ना, तो पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू एप्पल टू एप्पल। मुनीर, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि वो कहते हैं जो अब्दुल्ला भाई हमने ई कॉमर्स करना है या हमने अमेज़ॉन करना है। मैं पहला उनसे कहता क्यों करना है? सही है। जी पैसे बनाने हैं। अच्छा जी, मैं इनको क्लियर कर बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कि हम लोग इंटरनेशनल ई कॉमर्स करते हैं, हम लोग यूके से प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूके में बेच देते हैं। एक वो मेथड है ई कॉमर्स करने का। हम प्राइवेट लेबल करते हैं, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट रखते हैं, अमेज़ॉन पे रख के बेच देते हैं। इसका प्रिंट ऑन डिमांड है। प्रिंट ऑन डिमांड की हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं प्रिंटिंग की, और प्रिंटिंग के ऑर्डर्स फुलफ़िल करते हैं और बाहर भेज देते हैं। इससे हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करते हैं, लोकल स्टोर पे सेल करते हैं। 5 पे हम लोग लोकल पीएल्स करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेच देते हैं। पाकिस्तान से फलानी प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर भेजते हैं, चाइना से ये भेजते हैं वो भेजते हैं। मैं उनके सामने हमेशा 5-6 मॉडल्स उनके सामने रख देता हूँ। सही है। फिर मैं कहा आप जो मर्ज़ी कर लें। अब यहाँ पे क्लाइंट का क्लाइंट यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि अब्दुल भाई, अच्छा अब वो ये सारे सवाल के बाद सोच रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे क्यों बता रहा है, इसका इंटरेस्ट क्या है। भाई मैं भी करता हूँ, आप भी कर लें। सही। इतने मीन्स के 50 लोग भी इस चीज़ के अंदर और आ जाएंगे, कंपटीशन फिर भी पैदा नहीं होने वाला। तो भाई आप भी कर लें। अब क्लाइंट कहते हैं इनमें से कौन सा काम करूँ? मैं कहता हूँ भाई अगर आप एक में डालेंगे तो उतना रिस्क फैक्टर है। आपके पास 60-70 डॉलर हैं, 20 डॉलर उसमें डाल दें, 10 उसमें डाल दें, 15 उसमें डाल दें। अल्टीमेटली किसी के लिए कोई मॉडल पहले वर्क कर रहा होता है, किसी के लिए दूसरे नंबर पर कर रहा होता है, किसी के लिए तीसरे नंबर पर कर रहा होता है। अगर आप 4 बंदे बैठा लें जो चारों मॉडल्स कर रहे हैं, कोई बंदा कहेगा मेरा पीएल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बंदा कहेगा भाई मैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल करता हूँ वो वाला मॉडल अच्छा चल रहा है, किसी बंदा कहेगा प्रिंटिंग कारोबार अच्छा चल रहा है, किसी का कोई कारोबार अच्छा चल रहा होगा। बट लाइक एनी अदर बिजनेस यू मस्ट गिव एटलीस्ट 2 ईयर्स। ट्रू। 2 साल दें आप इस काम को, फिर आप ROI कैलकुलेट करें। अल्टीमेटली ये चारों बंदे जो हैं 2 साल के बाद तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही होंगे, बट किसी के लिए कोई मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी के लिए
कोई मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. दिस इज़ व्हाट ई कॉमर्स बिजनेस इज़. सर लेकिन अब्दुल वहाब के पास से उठ के बच्चे के पास जाता है इन्वेस्टर, बच्चा कहता है वहाब साहब को क्या पता है, मैं तो 6 महीने में आपकी आरओआई कंप्लीट करके दूंगा वो आपको. आपने ऑले वाली बात की है ना, तो वो क्या जी पहले में ही मैं तो प्रोडक्ट हंट करके रखी हुई हैं. हाँ मैंने हंट करके रखी हुई हैं. आपने मुझे पैसे देने हैं, मैंने चीज़ यहाँ से 15 दिन में 20 दिन में बाहर भेज देनी है, और 15 दिन का पैसे आपके पास. ऐसे ही है. उसमें बीच में एक टाइम की मिसकमिटमेंट हुई. सेकेंडली कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्शन शीट्स नहीं है, कोई नहीं पता कि फ़ीस कौन कौन सी इंक्लूड है, कौन कौन सी इंक्लूड नहीं है. तो अल्टीमेटली क्लाइंट जल्दी में तो इन्वेस्ट कर देता है. देखिए 15-20 लाख से पाकिस्तान में कारोबार स्टार्ट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे मगर ही है. यहाँ से बैठ के अमेरिका में आप सेलिंग कर सकते हैं. इसलिए लोग भी मेरा ख्याल है कि ग्रीडी हो जाते हैं शायद, और जल्दी से उस बच्चे के आइडिया को बाय कर लेते हैं. इट इज़ ए 2 year प्रोसेस एटलीस्ट. बिल्कुल ऐसी है. और उससे पहले तो मेरा ख्याल है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको एक बिजनेस समझें. मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस अगर मैं अपना शेयर करूं तो ज़्यादातर जो चैलेंज आया है, इनफैक्ट आई हैव सीन दिस चैलेंज विद लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल जो अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, अच्छे लेवल पे बिजनेसेस कर रहे हैं, वो इसको आई डोंट नो फॉर सम रीज़न दे थिंक इट्स अ पॉन्जी स्कीम या इट्स अ क्विक रिच मनी स्कीम कि आज मैं बाहर घर के बाहर पौधा लगा है, उस पर कोई जादू की छड़ी मारूंगा और उस पर डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे. इट्स अ प्योर बिजनेस. मेरा ख्याल है कि आपका जो ये वाला पॉडकास्ट है, इसमें सीधी सीधी बातें कर दी हैं, और इसमें सबसे कम व्यूज़ आएंगे आपके पास. सर व्यूज़ के लिए ये ठीक बनती है. नहीं, ये प्योर एजुकेशनल कंटेंट है. सबसे ऑनेस्ट बातें और बिल्कुल सीधी सी बातें कर दी नंगी हैं. नंगी बातें कर तो दी मेरा आपने. ख्याल है कि इसमें सबसे कम व्यूज़ आने वाले हैं आपके पास. बट एनीवेज द रियलिटी ये है. इट इज़ अ रियलिटी. इट इज़ द रियलिटी. वी नीड टू एजुकेट द सोसाइटी, वी नीड टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, वी नीड टू एजुकेट द लर्नर. सर पता क्या है, अगर ये व्यूज़ वाली पॉडकास्ट होती ना तो यहाँ पे अब्दुल वहाब ना बैठा होता, यहाँ पे लाहौरदा पावा अख्तर लावा बैठा होता. तो यहाँ पे अब्दुल वहाब साहब बैठे ही इसलिए हैं कि इट्स अ प्योरली एजुकेशनल कंटेंट. द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पॉडकास्ट इज जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जस्ट टू बेसिकली एजुकेट पीपल के यार ये है रियल वर्ल्ड, ये है वो एक्सपीरियंस वाले लोग. देखें मैं एक चीज़ बड़ी सिंसियरली बिलीव करता हूँ, अगर किसी शख्स ने निकम्मा लगा ले, निकम्मे से निकम्मा शख्स अगर किसी डोमेन में को 5-4 साल 10 साल रुका है ना, तो इसका मतलब सर कुछ तो किया है उसने. Exactly. कुछ तो उसके अंदर था कि डोमेन ने उसको इतने अरसे तक अपने साथ कनेक्टेड रखा है, अदरवाइज तो भूखा मर जाएगा ना सर वो. यहाँ कोई चैरिटी प्रोग्राम तो हो नहीं रहा है. अच्छा वहाँ पे नेटवर्किंग को आप क्या वेटेज देते हैं? आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करते हैं, मैं भी आपके साथ अक्सर करता हूँ नेटवर्किंग. इसको क्या वेटेज देते हैं? आप कोई यंगस्टर को देना चाहेंगे मशवरा कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस तरह की, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं बहुत सारे यंगस्टर को देखता हूँ कि somehow they are not able to balance the network thing and the other work they are doing. नेटवर्किंग करनी चाहिए बिल्कुल. साल में 3-4 बड़े इवेंट्स पे जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, सीनियर से मिलना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहिए, और दैट दे ऐड वैल्यू टू यू. बट यू नीड टू इंश्योर कि उस दौरान आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनका काम ना इफ़ेक्ट हो रहा हो. मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि जी हम लोग यहाँ से गए, इस्लामाबाद गए, फिर हम वहाँ से पेशावर चला गए नेटवर्किंग के लिए, पेशावर से किसी और तरफ निकल गए, और अल्टीमेटली मुझे वापस आए तो 1.5-2 लाख रुपया खर्च हुआ हुआ है, और मुझे ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, वक्त भी ज़ाया हुआ, क्लाइंट भी इफ़ेक्ट हुए हैं. इस किस्म की नेटवर्किंग तो कोई फ़ायदा नहीं है. यह साल में 3-4 बड़े इवेंट्स में जाएँ. हमारे मुल्क में बड़ी ब्लेसिंग्स है जी, ये इवेंट्स यहाँ पे होना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और मोस्टली फ्री इवेंट्स हैं, जी बिल्कुल. एटलीस्ट फॉर विजिटर्स. हाँ हालांकि बाहर आप जाएं तो बाहर आपको इन इवेंट्स के लिए पे करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी है. और हमारी कॉम को और विजिटर्स को इन इवेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए. चाहिए. बट टू मच नेटवर्किंग जो है वो दैट किल्स एज वेल. किल योर टाइम, किल योर एप्टीट्यूड, kill your learning time. So you guys really need to have an equilibrium और balance between the networking. और अगर नेटवर्किंग रोज़ एक बंदे से मिल रही हैं और आप उसे नेटवर्किंग का टाइम देते रहें, क्या नाम देते रहें, दिस इज़ नॉट नेटवर्किंग. नए लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें, एक्सपीरियंस लोगों से मिलें, ताकि वैल्यू फॉर टाइम भी ऐड हो रहा हो. अच्छा इसमें एक चीज़ हो रहा है, नेटवर्किंग को हमें ये शॉर्ट वीडियोस, रील्स, इनसे भी थोड़ा बाहर निकलना होगा. नेटवर्किंग के नाम पे इतना एडवांस चले गए हैं बच्चे कि सिर्फ एक वॉशरूम की जो रील बनना रह गई हैं, बाकी तो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर चीज़ को लिंक कर दिया है. जस्ट टेक अ स्नैप, टेक अ शॉर्ट वीडियो, पुट इट ऑन द फेसबुक एंड वेट फॉर द व्यूज़. इससे भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है बाहर निकलना होगा. नेटवर्किंग देखिए, अगर आप एक इवेंट पे जा रहे हैं
जहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदा अपने कुछ की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने आया है एंड यू आर जस्ट बिजी ऑन कैप्चरिंग ऑन द मोबाइल, तो आई थिंक सो दिस इज़ ऑल्सो रियली डाइवर्ट योर फोकस, इसको भी देखना जी चाहिए। बिल्कुल, सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ डेफिनेटली वो भी आपको जो है नेटवर्किंग के आड़ में आपका वक्त ले रहा होता है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। बनाए वीडियोस बनाएं, उसको ऑटोमेट करें और इन टाइमली मैनर उसको पब्लिश करते जाएं। नेटवर्किंग की भी एग्जाम है, बट यू स्टिल नीड टू हैव ए बैलेंस विद योर वर्क एंड विद द नेटवर्किंग थिंग। अच्छा वहाँ भी अभी थोड़ा सा इसको एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है हमारी पॉडकास्ट। अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई बताना चाहें जो कि वैल्यूएबल हों, जो आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस भी अगर चाहे तो इस तरह की कोई चीज़ ग्रैब करना चाहे। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर में 2023 बेसिकली हम लोग लास्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर प्लान कर लेते होते हैं। तो अगले साल के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट द फर्स्ट वन इज़ sellocal.pk, और sellocal.pk पे हम लोग एक्साइट कर रहे होंगे या अप्रिशिएट करेंगे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को। कोई बंदा है किसी भी फील्ड से या किसी भी प्रोफेशन से है, वो लोकली अपनी सर्विसेज को थ्रू डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करे। और जो sellglobal.pk है, उस प्रोजेक्ट पे वो लोकल मेड पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स के लिए हैं कि उन प्रोडक्ट्स को हम लोग हेल्प कर रहे होंगे उन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर सकें। तो सेल लोकल, आई मीन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोकली इन पाकिस्तान थ्रू दैट प्रोग्राम। हम उसको प्रमोट कर रहे होंगे और sellglobal.pk के थ्रू हम लोग पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी रसाई मुमकिन बनाने के लिए डिफरेंट प्लान्स हमारे पास हैं। दैट यू मे सेल योर प्रोडक्ट फ्रॉम website, you can sell those products on, we can help you in selling those products on Amazon, Etsy, eBay and other marketplaces as well. हाउ डू यू मैनेज योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी वर्सेस दुनियावी एक्टिविटी जो है, क्योंकि यू ट्रैवल अ लॉट और आपकी जो लोगों से मिलना जुलना माशाल्लाह बिजनेस का एक जो स्पेक्ट्रम है ये भी काफ़ी बड़ा है। एट द सेम टाइम फिर आपने अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी प्रॉपरली देखते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज बोथ द जी बिल्कुल, उसमें कुछ टाइम देने की कोशिश करता हूँ मैं कि मैं, क्योंकि देखें मुनीर, समथिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी डज नॉट मीन कि एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ जी ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल। आप जब भी कोई बात करें तो सोच लें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो देखें कि यार इसमें कोई इंटरेस्ट या सूद का एलिमेंट नहीं है, तीसरे का कोई ग्रे एरिया नहीं है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट बात करें। जब नमाज का टाइम हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट नहीं सर, वाइट करनी है। अच्छा सर, ब्लैक एंड वाइट से मुराद ये है कि Crystal clear ग्रे बात ही करें, है। सही ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर नमाज का टाइम हुआ है तो कोशिश कर लें कि आप नमाज पढ़ Time पे लें। पढ़ लें, दीन तो इस लिहाज से बड़ा ही सीधा है। बेशक है। ठीक है, जो काम आपको सही नहीं लग रहा या दिल में उसका वसवसा आ रहा है, समझे कि भाई उसे अवॉइड कर लें। तो बस ये कोशिश करनी होती है, एंड इट्स इजी, इट्स नॉट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड टू ऑल माय क्लाइंट्स, ऑल माय सॉरी गेस्ट, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल पर्सपेक्टिव? पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, इंशाल्लाह जी, वो तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल, फ्यूचर इज ब्राइट एज फार एज डिजिटल थिंग इज कंसर्न। हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, एडटेक के ऊपर काम हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, और इंडस्ट्री को भी बच्चों की सर्विसेज की ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत फुकदान है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना, बाय देन मेरा ख्याल है कि कनेक्टिविटी हो जाएगी चीज़ों की। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अगर आप पिछले 5, 6, 7 या पिछले 10 साल को आप देखें, हमारा जीडीपी डिजिटल सर्विसेज के अंदर हमेशा पिछले साल की निस्बत बढ़ता ही रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन 2025 विल बी इन ए वेरी वेरी मच बेटर पोजीशन इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। आई नो इट वाज स्लाइटली ड्राई सब्जेक्ट, लेकिन ये प्योर इन्फॉर्मेशन थी। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो 14-15 साल मार्केट के अंदर काम करने के बाद एक्सट्रैक्ट की गई। इसीलिए ये आप लोगों के लिए इस तरह के गेस्ट मैं लेके आता हूँ, ताकि जो लोग वाकई सीरियसली अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं और कोई ऐसा आप रोड मैप चाह रहे हैं, ऐसी गाइडलाइन चाह रहे हैं जो कि ऐसे बंदे से मिले जिसने वाकई ही स्ट्रगल करके सक्सेस हासिल की है, ना कि ये रातों रात ओवरनाइट सक्सेस पाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।